भारत में प्राइवेट एजुकेशन अब एक बुनियादी अधिकार नहीं रहा, ये सीधे तौर पर एक अनकंट्रोल्ड कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है। आज हम इस सिस्टम का सीधा एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की फीस और औसत आय के बीच का ये अंतर कैसे एक बड़ा आर्थिक संकट बन गया है। इस आर्थिक संकट का पहला प्रमाण वर्तमान फीस स्ट्रक्चर है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहरों में प्रमुख प्राइवेट स्कूलों की शुरुआती मंथली फीस अब 75,000 रुपए तक पहुंच गई है। ये केवल बेसिक ट्यूशन फीस है, इसमें ट्रांसपोर्ट, किताबें और अन्य जरूरी सुविधाओं का खर्च शामिल नहीं है। इस खर्च को 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न डेटा के साथ रखकर देखने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। देश में 4 करोड़ टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। लगभग 1 करोड़ 28 लाख लोग 5 से 10 लाख रुपए के बीच कमाते हैं। ये डेटा साबित करता है कि देश की वर्किंग क्लास की आय और मौजूदा स्कूल फीस के बीच कोई भी गणितीय संतुलन नहीं है। आय का ये असंतुलन केवल मिडिल क्लास तक सीमित नहीं है। भारत के टॉप 10% कमाने वाले वर्ग की औसत मंथली इनकम भी केवल 25 से 35 हजार रुपये के बीच है। इसका सीधा परिणाम ये है कि देश का सबसे ऊपरी आय वर्ग भी इस स्कूल फीस को अपनी नियमित मासिक आय से अफोर्ड नहीं कर सकता। शिक्षा का ये अनियंत्रित मॉडल अब समाज में एक नया आर्थिक विभाजन पैदा कर रहा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे डेटा के अनुसार एक नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी सालाना अधिकतम 9 से 10% की दर से बढ़ती है। इसके ठीक विपरीत प्राइवेट स्कूलों की फीस हर साल 20 से 35% तक बढ़ाई जा रही है। आय और खर्च की वृद्धि दर का यह सीधा अंतर परिवारों के लिए एक स्थायी आर्थिक घाटा बन रहा है। इस घाटे को एक वास्तविक कैलकुलेशन से समझा जा सकता है। यदि परिवार की कुल मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, तो बेसिक ईएमआई और घर के खर्चों के बाद बहुत सीमित राशि बचती है। 2 बच्चों की प्राइवेट स्कूल फीस चुकाने के बाद इस परिवार की मासिक बचत पूरी तरह से शून्य हो जाती है। क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का ये लक्ष्य परिवारों को गहरे कर्ज में डाल रहा है। इस खर्च को पूरा करने के लिए लोग अपने रिटायरमेंट फंड निकाल रहे हैं और भारी एजुकेशन लोन ले रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल लूप है जहां शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज आने वाली पीढ़ियों को भी चुकाना पड़ता है। भारी खर्च के बाद भी मिडिल क्लास का ये फाइनेंशियल गणित पूरी तरह से फेल हो रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 2025 डेटा से इस सिस्टम की शैक्षणिक विफलता सामने आती है। सबसे महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के बावजूद दिल्ली में 40% छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अलग से बाहरी ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी आंकड़े इस ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। पूरे देश में 27% छात्र अपनी रेगुलर स्कूलिंग के बाद बाहरी कोचिंग पर निर्भर हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि महंगी स्कूल फीस देने के बाद भी छात्रों की बुनियादी शैक्षणिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। ये सिस्टम एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। सालाना 9 लाख रुपए तक फीस लेने वाले एलीट स्कूल भी छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं कर पाते। इसी कारण इन महंगे स्कूलों के छात्रों को आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए फिर से कोटा जैसे कोचिंग हब में जाना पड़ता है। यह स्थिति महंगी फीस और असली शिक्षा के बीच एक सीधा सवाल खड़ा करती है। वास्तव में ये भारी फीस एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए नहीं ली जा रही हैं। ये खर्च बड़े एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आज माता-पिता वास्तविक शिक्षा के बजाय स्कूलों द्वारा बनाई गई सोशल क्रेडिबिलिटी और ब्रांड वैल्यू के लिए पैसा दे रहे हैं। इस ब्रांडिंग के पीछे हमारे एजुकेशन सिस्टम की नाकामी का एक बड़ा सच छिपा है। अंतर्राष्ट्रीय मॉडल इस विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। फिनलैंड और जर्मनी में एजुकेशन पूरी तरह पब्लिक फंडेड है, जहां सरकार क्वालिटी शिक्षा सुनिश्चित करती है। इसके विपरीत भारत में शिक्षा प्रणाली का बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, जिसने इसे एक अनियंत्रित और लाभदायक कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया है। इस कमर्शियलाइजेशन का मूल कारण सरकारी बजट है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 4.1% शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य 6% था। विकसित देश इसी क्षेत्र में अपनी जीडीपी का न्यूनतम 7% इन्वेस्ट करते हैं। इस कम सरकारी फंडिंग का सीधा परिणाम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी संस्थानों में सीटों की भारी कमी है। सरकारी सीटों की इसी कमी के कारण प्राइवेट स्कूलों का विस्तार होता है और नागरिक उन पर निर्भर होने को मजबूर होते हैं। फीस कंट्रोल करने के लिए बनाए गए कानून केवल कागजों तक सीमित हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के कई बड़े प्राइवेट संस्थानों का सीधा संबंध प्रभावशाली राजनीतिक वर्गों से है। इन संपर्कों के कारण फीस रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होते और स्कूलों के प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। लोकल सर्कल्स का डेटा बताता है कि 81% माता-पिता हर साल होने वाली इस फीस वृद्धि से गंभीर फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। इसके बावजूद इस भारी खर्च और पॉलिसी फेलियर के खिलाफ कभी कोई बड़ा या संगठित विरोध नहीं देखा जाता। इस शांति का मुख्य कारण एक व्यवस्थित संस्थागत डर है। माता-पिता इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें भय होता है कि विरोध करने पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उनके बच्चों को निशाना बनाएगा या उन्हें स्कूल से निकाल देगा। ये डर ही प्राइवेट स्कूलों को बिना किसी रोक-टोक के फीस बढ़ाने की ताकत देता है। इस लगातार बढ़ते आर्थिक नुकसान से बचने के लिए कुछ स्पष्ट कदम उठाना आवश्यक है। नागरिकों को सबसे पहले अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिक्षा के इस 4% बजट पर सवाल पूछना होगा। इसके साथ ही माता-पिता के बीच फीस के तनाव पर खुली चर्चा आवश्यक है। अंततः महंगे एलीट स्कूलों की अनिवार्यता को नकारते हुए मिड रेंज या अच्छे सरकारी स्कूलों की ओर रुख करना होगा। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक स्कूल फीस और उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक परिणामों के बीच कोई भी गणितीय संबंध नहीं है। अपनी आय के स्तर से अधिक खर्च करने से किसी भी शैक्षणिक सफलता की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन यह फाइनेंशियल नुकसान को जरूर सुनिश्चित कर देता है। अंत में ये पूरा एनालिसिस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकता है। क्या ये भारी खर्च वास्तव में बच्चे की शिक्षा के लिए हो रहा है या केवल एक स्कूल की ब्रांड वैल्यू का किराया चुकाया जा रहा है? इस फाइनेंशियल रियलिटी का सही मूल्यांकन करना अब हर परिवार के लिए अनिवार्य हो चुका है।